आज हम देख लेते हैं थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 1, द फाउंडेशनल कंसेप्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, फिर हम जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलेंगे थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज और इसका इम्पैक्ट ऑन फिजिकल फंक्शन पे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ स्टेटस देखेंगे, फंक्शनिंग एंड डिसेबिलिटी एंड जो एवेल्यूएशन मॉडल हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी उसको देखेंगे। उसके साथ पेशेंट मैनेजमेंट एंड क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं और एक जो इंटरेक्टिव रिलेशनशिप है उसको देखेंगे। उसके साथ हम देखेंगे स्ट्रैटेजीज़ जो इफेक्टिव है एक्सरसाइज के लिए और टास्क स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन क्या हो सकती हैं, और इसके साथ जो है इंडिपेंडेंट लर्निंग एक्टिविटी भी नेक्स्ट करेंगे हम। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं तो जो ऑलमोस्ट एवरीवन जो है रिगार्डलेस ऑफ एज जो है रोज़मर्रा जब हम डेली एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं तो उसके दौरान हम ये चाहते हैं कि हम जो है वो इंडिपेंडेंटली जितना भी पॉसिबल हो हम रोज़ाना जो है इंडिपेंडेंटली जो है वर्क करें। हेल्थ केयर कंज्यूमर जो हमारे पास पेशेंट हैं, क्लाइंट्स हैं, टिपिकली सीक आउट और रेफर फॉर वो तलाश कर रहे होते हैं या फिर उनको भेजा जाता है किसके लिए, फिजियोथेरेपी सर्विसेज के लिए, क्योंकि उनमें ऑब्वियसली इम्पेयरमेंट होंगी। तो इम्पेयरमेंट होंगी तो इसका मतलब है मूवमेंट डिसऑर्डर होगा। वो मूवमेंट डिसऑर्डर कहाँ किस वजह से होता है, वो किस लिए होता है, वो इंजरी की वजह से हो सकता है, डिजीज़ की वजह से हो सकता है, या फिर हेल्थ रिलेटेड कुछ कंडीशंस हैं उनकी वजह से होता है, जो उनकी जो एबिलिटी होती है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है। और उनको जो पार्टिसिपेशन हो रही होती है किसी भी एक्टिविटीज़ में, उनको उनकी पार्टिसिपेशन को, उनकी एबिलिटी को जो है वो एक से ज़्यादा कोई भी एक्टिविटीज़ हैं, एक है या दो हैं, उससे ज़्यादा एक्टिविटीज़ उनको जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, वो एक्टिविटीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, इम्पॉर्टेंट होती हैं, हम एवरीडे जो वर्क कर रहे होते हैं उनमें क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन कर रही होती हैं। इसीलिए जो हमारा हेल्थ केयर का कंज्यूमर है, चाहे वो पेशेंट है या क्लाइंट है, वो हमारे पास आता है, वो हमें सर्च करता है और हमें जो है हमारे पास रेफ़र होके आ रहा होता है। तो जो फिज़िकल थेरेपी सर्विसेज हैं वो आप इंडिविजुअल को जो है देते हो, ऐसे इंडिविजुअल को दे रहे होते हो जिसमें या तो मतलब आप ये जो होती हैं ये ना सिर्फ उन इंडिविजुअल्स को दे रहे होते हो जिनमें इम्पेयरमेंट होती हैं या फिर फंक्शनल डेफिसिट होता है, बल्कि आप उनको भी देते हो जिनकी लेवल ऑफ फिटनेस जो है वो कम है, या जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है थोड़ी कम है, या फिर जो चाहते हैं कि उन्हें जो डिजीज़ है या इंजरी है उसका रिस्क जो है वो कम हो। जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं या ओबेसिटी है या डायबिटीज़ मेलाइटस है, तो इन सब का रिस्क जो है ना हो, तो उसके लिए वो फिटनेस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए ये जो है फिजियोथेरेपी सर्विसेज ले रहे होते हैं। एनी इंडिविजुअल डिज़ाइन थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ द फिजियोथेरेपी सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो इसलिए जो है वो उसको कोई भी हमारे पास जो इंडिविजुअल्स है उसको हम स्पेसिफिकली डिज़ाइन एक थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि जो उसकी फंडामेंटल कंपोनेंट होता है फिजिकल थेरेपी कि वो जो उसकी जो नीड होती है उसके मुताबिक हम जो है उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, the reason because the ultimate goal of the therapeutic exercise program is to इसका ऑप्टिमल गोल ये होता है कि हम अचीव करें ऑप्टिमम लेवल ऑफ सिम्टम फ्री मूवमेंट ड्यूरिंग बेसिक एंड कम्प्लेक्स फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, अब कोई बेसिक एक्टिविटीज़ जो है आपके पास जो है बेसिक एक्टिविटी चाहे कोई भी मूवमेंट है, तो कम्प्लेक्स एक्टिविटी जो है वो दो से ज़्यादा बेसिक एक्टिविटीज़ जो है मिलके जो है आपके पास कम्प्लेक्स फिजिकल एक्टिविटीज़ बना रही होती हैं। ठीक है, टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द इफेक्टिव एक्सरसाइज इंटरवेंशन ऑफ फिजिकल थेरेपिस्ट मस्ट understand how the many form of exercise affect the tissue of the body and the body system, and how those exercise induce effect have been impact on the key aspect of physical function। अब देखो वो क्या करेगा, डेवलप करेगा और उस जो डेवलप करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा इफेक्टिव एक्सरसाइज इंटरवेंशन, क्योंकि थेरेपिस्ट को ऑब्वियसली उसको पता होगा, उसको जो एक्सरसाइजेज हैं उसकी जो फॉर्म्स हैं उसका पता होगा, और उन फॉर्म का जो टिश्यूज़ पे और उसकी बॉडी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में नॉलेज होती है। इसीलिए जो है वो एक्सरसाइजेज देता है पेशेंट पे, ताकि उसके से जो है वो मैक्सिमम जो है वो आउटपुट हासिल कर सके। जो हमारे पास थेरेपिस्ट हैं मस्ट आल्सो इंटीग्रेट एंड अप्लाई द एनाटमी। ऑब्वियसली जो थेरेपिस्ट होगा वो इंटीग्रेट करेगा और अप्लाई करेगा अपनी नॉलेज ऑफ एनाटमी की नॉलेज, फिजियोलॉजी की नॉलेज, काइनेसोलॉजी की, पैथोलॉजी की और बिहेवियरल साइंसेज की नॉलेज अक्रॉस द कंटिन्यूम ऑफ
पेशेंट क्लाइंट मैनेजमेंट फ्रॉम द इनिशियल एग्जामिनेशन टू डिस्चार्ज प्लानिंग। अब वो क्या करेगा, ऑब्वियसली एनाटमी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जॉइंट्स की एनाटमी, उसके मसल की, लिगामेंट्स की ऑब्वियसली आनी चाहिए, उसको उसका फंक्शन प्रॉपर फंक्शन आना चाहिए, काइनेसालॉजी मूवमेंट का इल्म होना चाहिए, उसकी पैथोलॉजी क्या है उसको। तो ये उसके साथ जो है साइकोलॉजिकल साइंसेज मीन उसका जो उसका साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, क्या पेशेंट एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, या जो है वो कौन सी कंडीशन में है ड्यू टू डिजीज़ की वजह से उसको क्या बिहेवियर चेंजेस क्या आ रही हैं। तो उसके साथ जो है वो पेशेंट क्लाइंट मैनेजमेंट में वो सब चीज़ अपनी जितनी भी नॉलेज है उसको लेके चलता है, ताकि वो जो है पेशेंट को मैनेज करे फ्रॉम इनिशियल एग्जामिनेशन से लेके डिस्चार्ज प्लानिंग तक। ठीक है। और फिर क्या करता है वो एक्सरसाइज थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है वो जो डेवलप हुआ होता है दैट culminate the positive and meaningful functional outcome for the patient and the client। obviously जो हमारा थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्रोग्राम होगा वो पॉजिटिव मीनिंगफुल फंक्शनल आउटकम देगा, और थेरेपिस्ट जो है वो ऑब्वियसली उसको पता होना चाहिए रिलेशनशिप अमंग द फिजिकल फंक्शनिंग हेल्थ एंड डिसेबिलिटी का जो फंक्शन उसके बारे में पता होना होता है। और फिर और वो क्या करता है कंसेप्चुअल रिलेशनशिप जो है टू द पेशेंट या क्लाइंट मैनेजमेंट पे जो है वो अप्लाई कर रहा होता है, ताकि वो फैसिलिटेट द प्रोविजन ऑफ द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उसको प्रोवाइड कर सके। ठीक है। अब देखो ओबियसली उसको ये सारा अब उसने एक पूरा प्रॉपर प्लान पूरा अपना थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज का पूरा प्लान बनाया, उसको जो है पेशेंट पे जो है वो अप्लाई करेगा, उसकी जो है उसकी फंक्शनिंग कितनी कर रहा है, उसकी हेल्थ स्टेटस क्या है, उसकी डिसेबिलिटी क्या है, उसके साथ जो है वो जो है अपना पेशेंट को जो है फैसिलिटेट कर रहा होता है कि इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कितनी होगी, उसकी एफिशिएंट हेल्थ केयर सर्विसेज जो है इसकी वजह से क्या होगा। और थेरेपिस्ट जो है वो एज वो पेशेंट को एक एजुकेटर के तौर पे या क्लाइंट को एजुकेटर के तौर पे जो है वो लेता है, और उसको पता होता है कि उसने कौन से प्रिंसिपल मोटर लर्निंग के अप्लाई करने हैं, उसने मोटर स्किल्स जो क्वेश्चन थ्रू एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ट्रेनिंग है वो कौन कौन सी अप्लाई करनी है, वो सारी जो है वो अपने पेशेंट की कंडीशंस को, हेल्थ कंडीशंस को देख के, डिसेबिलिटी को देख के, फिजिकल फंक्शनिंग को देख के उसको अप्लाई करता है। देयरफॉर तो इसलिए जो हमारे पास इसमें हम देखेंगे इस चैप्टर में कि जो पेशेंट डिफरेंट मॉडल्स हम देखेंगे, पेशेंट क्लाइंट मैनेजमेंट मॉडल देखेंगे, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस देखेंगे, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल देखेंगे। देन है हमारे पास नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज इम्पैक्ट ऑन द फिजिकल फंक्शन। So, one of the many procedures used by the physiotherapist in the continuum of care of patient client। obviously जो पेशेंट जो ये हमारे पास थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज जो है एक ढेर सारे जो भी हम प्रोसीजर करते हैं उनमें से एक है जिसमें हम क्या करते हैं पेशेंट को या क्लाइंट को जो है वो आप क्या करते हो ट्रीटमेंट देते हो। थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज टेक इट्स प्लेस वन ऑफ द की एलिमेंट दैट लाई इन द सेंटर ऑफ, ये जो है सेंटर ऑफ द प्रोग्राम पे लाई कर रहा होता है, जो डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हम क्या करते हैं जिनको हम डिज़ाइन करते हैं कि पेशेंट को जो है वो पेशेंट की हेल्थ जो है वो इम्प्रूवमेंट हो, पेशेंट रिस्टोर द पेशेंट की जो डिजीज़ है वो इम्प्रूव हो, उसके फंक्शन रिस्टोर हो, और जो वो प्रिवेंट हो डिसफंक्शन से। द कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल फंक्शन डेफिनेशन ऑफ की टर्म द एबिलिटी के जो फिजिकली इंडिपेंडेंट एबिलिटी टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली घर पे या वर्क प्लेस पे या विद इन द कम्युनिटी या फिर ड्यूरिंग लेयर या रिक्रिएशनल एक्टिविटी इज़ कंटिन्यूस अपॉन द फिजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल एंड सोशल फंक्शनिंग। ठीक है, इन तीनों पे ये डिपेंडेंट होती है। इसलिए फिजिकली वेलबींग होना चाहिए, साइकोलॉजिकली वेलबींग होना चाहिए, और सोशल फंक्शनिंग भी जो होनी चाहिए उसकी। ठीक है, उसकी जो फंक्शनिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अब हमारे पास जब हम बात करते हैं बैलेंस की, व्हाट इज़ बैलेंस? बैलेंस द एबिलिटी टू अलाइन द बॉडी सेगमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी टू मेंटेन और मूव द बॉडी सेंटर ऑफ मास विद इन द अवेलेबल बेस ऑफ सपोर्ट विदाउट फॉलिंग, the ability to move the body in equilibrium with the gravity via interaction of the sensory and the motor system। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। आप बैलेंस का मतलब है कि आपने अपनी जो बॉडी है उसको एक मतलब बैलेंस के मतलब स्टेबल करके रखना है। ठीक है, आपकी बॉडी एक स्टेबल पोजीशन पे रहे अगेंस्ट द ग्रेविटी, या फिर आप अपनी बॉडी को मूव कर रहे हो तब भी जो है वो एक स्पोर्ट में रहे, वो गिरे नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस। कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस द एबिलिटी टू परफॉर्म अ मॉडरेट इंटेंसिटी या रिपीटेटिव टोटल बॉडी मूवमेंट, जैसे वॉकिंग हो गया, जॉगिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस भी कहते हैं।
ठीक है। अब जो हमारे पास जो मॉडरेट हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं, मॉडरेट इंटेंसिटी जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म मूवमेंट कर रहे होते हैं, जो रिपीटेडली हम बॉडी की कर रहे होते हैं, जैसे वॉकिंग है, जॉगिंग है, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सारा जो काफ़ी लंबे अरसे तक हम करते हैं, इनको हम कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस में आती है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास जो है इमेज आप देख रहे हो, ये इंटर रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फंक्शनिंग है। फंक्शन हमारे पास जो है देखो, मसल परफॉर्मेंस भी इसमें इंपॉर्टेंट, कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, स्टेबिलिटी, बैलेंस हमने देखा, या पोस्चरल इक्विलिब्रियम हमने देखा। फिर कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस पढ़ रहे थे। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? द करेक्ट टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ मसल firing combined with the appropriate intensity of the muscle contraction leading to efficient initiation, guiding and grading of movement। ऑब्वियसली अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन सही नहीं है तो आपकी जो टाइमिंग होगी वो भी सही नहीं रहेगी, सीक्वेंस ऑफ मसल जो फायरिंग हो रहे होते हैं वो अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी ऑफ द मसल कंट्रैक्शन जो है वो सही नहीं रहेगी, आपकी मूवमेंट जो है वो इनिशिएशन में प्रॉब्लम होगी, गाइडिंग में प्रॉब्लम होगी, और ग्रेडिंग ऑफ मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन जो है इज़ द बेसिस ऑफ स्मूथ, एक्यूरेट, एफिशिएंट मूवमेंट एंड अकर एट द कॉन्शियस आर ऑटोमेटिक लेवल। तो हमारे पास जो है ये स्मूथ, एक्यूरेट और एफिशिएंट मूवमेंट जो है वो नहीं होंगी अगर आपकी इनकोऑर्डिनेशन होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, द एबिलिटी टू मूव फ्रीली विदाउट रिस्ट्रिक्शन यूजिंग इंटरचेंजेबली विद मोबिलिटी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मोबिलिटी? द एबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर और द सेगमेंट ऑफ द बॉडी टू मूव आर मूव्ड इन आर्डर टू अलाउ द अकरेंस ऑफ रेंज ऑफ मोशन फॉर फंक्शनल एक्टिविटीज़, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन। अब ऑब्वियसली जो बॉडी का स्ट्रक्चर, जो हमारी स्ट्रक्चर है या सेगमेंट ऑफ द बॉडी है वो मूव करेगी और जो जब हम वो मूव करेगी जो जिस अवेलेबल रेंज है उसमें, या फिर जो फंक्शनल एक्टिविटी है उसमें, तो उसको हम कहेंगे ये मोबिलिटी। जो हमारे पास पैसिव मोबिलिटी होती है, पैसिव मोबिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है सॉफ्ट टिश्यू, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू हैं जिनमें कंटेक्टाइल और नॉन कंटेक्टाइल दोनों आते हैं, उनकी एक्सटेंसिबिलिटी पे कि उनमें कितनी लचक है। और इन एडिशन एक्टिव मोबिलिटी जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड करती है न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। ठीक है, पैसिवली आप खुद भी कर रहे होते हो, लेकिन जो आपकी जो पैसिव जो है वो विद द असिस्टेंट कर रहे होते हो, और जो हमारे पास एक्टिव मोबिलिटी है वो खुद कर रहे होते हो। न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन की ज़रूरत होती है। हमारे पास नेक्स्ट है मसल परफॉर्मेंस, द कैपेसिटी ऑफ मसल टू प्रोड्यूस टेंशन एंड डू फिजिकल वर्क। ठीक हो गया। मसल परफॉर्मेंस जो है इनकम्पेसिस स्ट्रेंथ, पावर एंड मस्कुलर एंड्योरेंस। इनमें इससे क्या होता है, स्ट्रेंथ, पावर और मस्कुलर एंड्योरेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, द इंटीग्रेशन ऑफ द सेंसरी एंड मोटर सिस्टम दैट इनेबल द synergistic, antagonistic and agonistic, antagonistic and as well as stabilizer and neutralizer to anticipate and respond to appropriate respond to proprioceptive and kinesthetic sensation, kinesthetic information and subsequently to work in correct sequence to create a coordinated movement। तो हमारे पास सेंसरी और मोटर सिस्टम की जो है वो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे जो जितने मसल्स हैं, जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, वो बेहतर तरीके से वर्क परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास पोस्चर कंट्रोल एंड पोस्चर स्टेबिलिटी इन द इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये हमारे पास जो है इंटरचेंजेबल है विद द डायनेमिक एंड द स्टैटिक बैलेंस। ओके, नेक्स्ट स्टेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ द न्यूरोमस्कुलर सिस्टम through the synergistic muscle action to hold the proximal or the distal body segment in a stationary position to control a stable base during superimposed movement. So this is a stability. A joint stability is maintained in a proper alignment of bony pattern of the bone joint by mean of passive or dynamic component। तो हम क्या करते हैं, या डायनेमिकली उसको कंट्रोल करते हैं या फिर पैसिवली क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास द सिस्टम ऑफ द बॉडी दैट कंट्रोल ईच ऑफ दीज एलिमेंट ऑफ द फिजिकल फंक्शन रिएक्ट, अडाप्ट एंड डेवलप अ रिस्पॉन्स टू अ फोर्स एंड द फिजिकल स्ट्रेस। अब ये हमारी जो सिस्टम है बॉडी का, ये कंट्रोल कर रहा होता है दीज एलिमेंट को फिजिकल फंक्शनिंग की, और वो रिएक्ट करता है, अडाप्ट करता है और डेवलप कर रहा होता है रिस्पॉन्स टू फोर्स के और फिजिकल स्ट्रेस के नतीजे में, जो आप जो है किसी भी टिश्यू पे या किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी पे या सिस्टम पे आप दे रहे होते हो। जैसे ग्रेविटी फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और ये हमारे पास कॉन्स्टेंट फोर्स है, ये अफेक्ट कर रही होती है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम को और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। इस तरह
एडिशनल फोर्सेज जैसे जो इनको जो आपकी रूटीन फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो उस वक्त क्या है ये लग रही होती हैं, ठीक है। ये हेल्प करती हैं बॉडी को ताकि वो मेंटेन करें फंक्शनल लेवल ऑफ स्ट्रेंथ, कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस और मोबिलिटी। इम्पोज फोर्स एंड द फिजिकल स्ट्रेसेस जो आर द एक्सेसिव, अगर ज़्यादा हैं तो अगर ये इम्पोज फोर्सेज जो आप इम्पोज कर रहे हो या फिर फिजिकल स्ट्रेसेस जो आप दे रहे हो वो अगर बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो उसकी वजह से एक्यूट इंजरी के चांसेस है, जैसे स्प्रेन हो गया, आपके पास फ्रैक्चर हो गया, क्रोनिक कंडीशंस होंगी जैसे रिपीटेटिव स्ट्रेस डिसऑर्डर हैं। और इसके साथ जो है एब्सेंस ऑफ टिपिकल फोर्स ऑन द बॉडी आल्सो कैन काज अ डिजनरेशन। उसकी वजह से आपके पास अगर कभी कभी आप फोर्स जो है वो टिपिकली जो फोर्स जो है नहीं दे रही बॉडी पे, उसकी वजह से डिजनरेशन होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा, डिफॉर्मिटी होगी। फॉर एग्जांपल द एब्सेंस ऑफ द नॉर्मल वेट बेरिंग, अगर आप नॉर्मल वेट बेरिंग नहीं दे रहे, आप जो काफ़ी लंबे अरसे तक जो लोग बेड रेस्ट पे होते हैं, इमोबिलाइज रहते हैं, उनके मसल वीक हो जाती हैं, उनकी बोन वीक हो जाती हैं, यानी कि प्रोलॉन्ग एक्टिविटी जो है वो उसकी वजह से आपकी जो एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेशन भी डिक्रीज हो जाती है, पल्मोनरी सिस्टम जो है वो उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। सो हमारे पास जो है इम्पेयरमेंट जो है ऑफ any one or more of the body system and the subsequent impairment of any aspect of physical function separately or jointly, अगर इनमें से सारे गठे इनमें इम्पेयरमेंट है या फिर किसी एक की इम्पेयरमेंट है, उसकी वजह से वो लिमिट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है एक इंडिविजुअल की एबिलिटी को कि वो कैरी आउट कर सके या पार्टिसिपेट ना कर सके इन डेली एक्टिविटीज़ में। द थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसको इन्वॉल्व करते हैं द एप्लीकेशन ऑफ केयरफुली गार्डेड फिजिकल स्ट्रेसेस को और फोर्सेस को, केयरफुली गार्डेड फोर्सेस को हम क्या करते हैं यूटिलाइज कर रहे होते हैं, उनको ले रहे होते हैं, उनको उनकी एप्लीकेशन कर रहे होते हैं जो इम्पोज हो रही होती हैं किस पे, जो इम्पेयर बॉडी सिस्टम पे, जो स्पेसिफिक टिश्यू पे पड़ रही होती हैं या फिर इंडिविजुअल के स्ट्रक्चर पे, वो एक कंट्रोल वे में हम लगा रहे होते हैं, वो प्रोग्रेसिवली हम दे रहे होते हैं उनको, और सेफली एग्जीक्यूटिव मैनर में हम क्या करते हैं, एक्जीक्यूटिव मैनर में हम उनको अप्लाई करते हैं ताकि जो फिजिकल इम्पेयरमेंट है उसको रिड्यूस किया जाए और फंक्शन को इम्प्रूव किया जाए। next video we will discuss on type of therapeutic exercise intervention.